नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिषेक एक्सप्लेन्स पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले भयानक युद्ध के बारे में है। एक्चुअली इस युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन-कौन से कारण हैं, इस सारे विषयों पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ की शुरुआत तब हुई जब यूक्रेन की सीमा पे रसिया के बहुत सारे टैंक्स और आर्मीज़ देखी जाने लगी। यूक्रेनियन सरकार ने ये पूछा कि आप हमारे सीमा पे इतने सारे टैंक्स और इतने सारे आर्मीज़ के साथ कर क्या रहे हो? तो बदले में रूस का ये जवाब आया कि हम यहाँ पे अपने टैंक्स और अपने आर्मीज़ के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं और हमारी टैंक्स और हमारी आर्मी से आपको कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन इसी बीच यूएस इंटेलिजेंस ने यूएस गवर्नमेंट को ये सूचना दे दी थी कि रसिया यूक्रेन पे हमला करने वाला है। फिर ये बात यूएस सरकार ने यूक्रेन सरकार को बता दी कि आप सतर्क हो जाएं, आपके पास जितनी भी अपनी सैन्य क्षमता को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि रूस कभी भी हमला कर सकता। और हुआ वही। 20 फरवरी 2022 को बीजिंग ओलंपिक्स का आखिरी दिन था और 21 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पे हमला करने की घोषणा कर दी। अच्छा, ये तो एक पक्ष था जिसमें दो देश आपस में लड़ाई करते हैं। फिलहाल आप लोग जब इस बारे में सोचते होंगे, अपने आस पड़ोस में, अपने टीवीज में लोगों से ये सुनते होंगे कि वो व्यक्ति अभी फिलहाल यूक्रेन में था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है। आम जीवन एक युद्ध से बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी किसी युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता है। और जहाँ तक वहाँ मैं समझता हूँ कि जान माल की बहुत सारी हानि ही हो रही होगी, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे सिविलियंस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोग अपने घर, अपने शहर को छोड़ के किसी सुरक्षित स्थान पे जाने लग रहे हैं। तो इस चीज़ का कंफर्मेशन 28 नवंबर को ही हो गया था कि युद्ध होने वाला है, क्योंकि 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रूप्स देखे गए वहाँ पे। और किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि रूस अपने ही फ्रेंडली कंट्री पे आक्रमण कर दे। तो इस हमले की शुरुआत रूस के द्वारा सबसे पहले ईस्टर्न यूक्रेन में अवस्थित दो शहर लुहांस्क और डोनेस्क, दोनों शहरों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वहां अपनी आर्मीज और फाइनेंशियल सपोर्ट की मदद से वहां के लोग, वैसे भी वहां पे बहुत सारे लोग जो अपने आप को प्रो रशियन कहते थे, रूसी सरकार के फेवर में ही थे। वे हमेशा से यूक्रेन सरकार का विरोध करते आए हैं और समय समय पे यूक्रेन सरकार के द्वारा वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस भी चले हैं। लेकिन फिर भी वहां की जनता हमेशा रूसी सरकार के पक्ष में रही है, क्योंकि वहां की जनता कहती है कि हम प्रो रशियन हैं और हम रूस का ही हिस्सा हैं, हम रूस के सरकार का ही समर्थन करेंगे और हम रूस में ही विलय होना चाहते हैं। तो समय समय पर यूक्रेन वहां पे अपनी सेना भेजकर वहां के आंदोलन को बंद करवाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रशिया के सामने वो कहां से टिकने वाला है। तो रूस ने सबसे पहले शुरुआत वही की, उन दोनों शहर को ही इन्वेड कर लिया, उस शहर को स्वतंत्र करके एक नया देश बना दिया। अब आप लोग को रूस के बारे में एक बात जान लेनी चाहिए। 1991 में रूस का विभाजन हुआ था। विभाजन से पहले ये यूएसएसआर था। विभाजन से पहले यूक्रेन समेत बाकी देश भी रूस का एक बहुत अहम हिस्सा था। विभाजन के बाद सभी अपने अपने सेपरेट कंट्रीज बने और उसमें यूक्रेन भी अपने सेपरेट एक कंट्री बना। लेकिन विभाजन के बाद भी रूस और यूक्रेन के संबंध इतने अच्छे थे कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं 1996 में यूक्रेन अपने सारे हथियार रूस को जाकर दे आ गया। वो सारे हथियार अगर अभी यूक्रेन के पास होते तो वहां का मंजर कुछ और हो सकता था। इसका एक कारण ये भी था, 1991 से 2020 तक जो सरकारें रही हैं वो रूस के इशारों पे चलती थी और उससे रूस को बहुत फायदा होता था। रूस पूरे दुनिया में 30% तक प्राकृतिक गैस का भंडार की आपूर्ति करता है और उसका एक अहम पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरता था। लेकिन 2014 में जब जेलेंस्की ने वहां की कमान संभाली तो वो यूरोपियन कंट्रीज के प्रभाव में आने लगा। इसका कारण ये भी था कि वो सुरक्षित होना चाहते थे, वो नाटो में मिलके अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे। लेकिन रूस इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। वो कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि यूक्रेन नाटो में जाके शामिल हो। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो नाटो के सैनिक यूक्रेन और रसिया के बॉर्डर पे आके बैठ जाते। कल को किसी भी तरह की घटना होती तो उसमें नाटो के सारे देश मिलकर रूस पे हमला कर सकते थे और यही बात रूस को गवारा नहीं था।
रूस ने साफ साफ नाटो के कंट्रीज को कह दिया कि जब हम आपके देश पे अपनी सेना नहीं भेजते, आपके फ्रेंडली कंट्रीज पे जाके अपनी सेना नहीं भेजते, तो आप क्यों हमारे फ्रेंडली कंट्रीज को भड़काने में लगे हो, क्यों हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में दरार पैदा कर रहे हो और उन्हें हमारे विरुद्ध भड़का रहे हो। और उससे भी ज्यादा बड़ा बवाल तो तब हो गया जब यूक्रेन ने नेचुरल गैस की पाइपलाइन के बदले में हर साल $33 बिलियन मांगना स्टार्ट कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो रूस को यहाँ इन सारी बातों से साफ समझ में आ रहा था कि यूक्रेन अभी भी नाटो के प्रभाव में है और ये कभी भी जाके नाटो में शामिल हो सकता है। इन सारे विवादों में आप एक पॉइंट जरूर नोटिस करेंगे कि असली विवाद की जड़ यूएस और रसिया है। यूक्रेन तो बस एक मोहरा है। यूएसए चाहती है कि हम यूक्रेन को मोहरा बना के रसिया यूक्रेन के सारे बॉर्डर को डिस्क्लोज कर दें और वहां पे सैन्य क्षमता को बढ़ा दें, ताकि हम रूस से भी ज्यादा बड़ी पावर। रूस आज देश में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। यूक्रेन के पास अपनी उतनी सैन्य क्षमता भी नहीं थी। यूक्रेन के पास उतने न्यूक्लियर जितने भी हथियार थे वो भी जाके रूस को दे आया था। ये कंट्रीज आपस में मैत्रीपूर्ण रह रहे थे या जो भी इनके बीच संबंध होगा, लेकिन इतना तो तय था कि यूक्रेन कभी भी वॉर नहीं चाहता था और अपने मन से यूक्रेन कभी भी वॉर नहीं कर सकता था। ये सारी चीजें हुई हैं, ये जब नाटो के संपर्क में आया है तभी इन सारी चीजों का शुरुआत होना चालू हो गया। नहीं तो उससे पहले रसिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी तरह की दिक्कतें नहीं आ रही थी। हालांकि रूस को भी ये समझना चाहिए कि यूक्रेन में जो नागरिक हैं, वहाँ के आम पीपल्स हैं, उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि किसी भी वॉर में, किसी भी लड़ाई में किसी का कोई भलाई नहीं होता है। वहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई देश किसी वॉर पे जाता है तो उसकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि रूस को प्रतिदिन $20 मिलियन का नुकसान हो रहा है इस युद्ध में जाने पे। बहुत सारे देशों ने रूस पे प्रतिबंध लगा दिया, उसे फौरन युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं, लगातार युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रूस पे इन सभी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रूस की सबसे पहली मांग ये है कि अगर यूक्रेन सरेंडर कर देता है तब हम युद्ध विराम के बारे में सोच सकते हैं और वो नाटो का सदस्य कभी भी नहीं बनेगा। भले रूस आज कितने भी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, लेकिन यूक्रेन का साहस देख के सचमुच ऐसा लगता है कि यार वाकई उनमें बात तो कुछ और है। इतने अटैक्स झेलने के बावजूद भी यूक्रेन अभी तक जवाबी कार्रवाई कर रहा है और अटैक्स का, हमलों का बराबर लगातार जवाब देता जा रहा है। और यहीं पे राष्ट्रपति जेलेंस्की भी सेना के साथ उनके कदम से कदम मिला के बार बार डटे हुए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हाल में आप लोगों ने देखा होगा अफगानिस्तान की घटना, जहां छोड़ छाड़ के सारा कुछ भाग गए थे और तालिबान ने बहुत आसानी से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत उल्टी हैं। रूस इतनी आसानी से यूक्रेन पे इन्वेड नहीं कर पाएगा। यूक्रेन की सरकार ने इंडिया से मदद मांगी, उन्होंने पीएम मोदी को फ़ोन किया और पीएम मोदी से एक हेल्प मांगी कि आप रूस को समझाइए, आप हमारी हेल्प कीजिए। इस समय में आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रूस आपका मित्र है, हो सकता है वो आपकी बात मान ले, लेकिन इस वक्त भारत की भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं जो बीच में आती हैं और इस सब के मद्देनजर रखते हुए भारत इस बीच में अपने पैर नहीं डाल सकता है। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था, भारत को यूएनओ में परमानेंट सीट की जरूरत थी, तब भी यूक्रेन ने उसका साथ नहीं दिया था। न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम पे भी जब यूरेनियम की जरूरत थी भारत को, उस वक्त भी यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया। चाहे आतंकवाद का ही मुद्दा हो जाए, तो इन सारे मुद्दों में यूक्रेन हमेशा भारत के अपोजिट ही खड़ा रहा। भारत के पास भी यहाँ पे एक अपनी मजबूरी है, जिसकी वजह से वो यूक्रेन की अभी हेल्प नहीं कर पा रहा है। और आप देख लीजिए, इंडिया के डिफेंस सिस्टम का एक बहुत बड़ा भाग रूस से इंपोर्ट होता है, चाहे वो इंडियन आर्मी के वेपन्स हो जाए, मिसाइल लॉन्चर्स हो जाए, टैंक्स हो जाए, और भी जितनी भी चीज़ें हैं जिसका संबंध डिफेंस से है, उन सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा भाग रूस से होता है। तो इंडिया अपने फ्रेंडली कंट्री को कभी भी बिट्रे नहीं कर सकता है। हालांकि इंडिया ने रूस को ये कहा कि जंग किसी भी बात का हल नहीं है, किसी भी चीज़ को शांति से वार्ता करके सुलझाया जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और किन किन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।